जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि हालिया टीसीएस वेंडर चेंज होने के बाद जो टेंडर ईडीक्यूटी को प्राप्त हुआ, उसमें जीएस के मूलभूत प्रश्नों में मुख्यतः कुछ परिवर्तन दिखे, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं ईडीक्यूटी के द्वारा जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई पीछे। इस बात को मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, बड़ी ही गहनतापूर्वक और बड़े ही एनालिसिस के माध्यम से, तो कृपया आप उसे देख लें, जो कि हमें लगता है सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो मुख्यतः एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अवश्य देखना चाहिए। तो एक बार उसे आप ज़रूर देखें। उसके उपरांत हम यहाँ पर आज अपने, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे, कि फाउंडेशन 2.0 बैच जो कि इस चैनल पर एकदम बिल्कुल फ्री होने वाला है, उसे मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो पॉलिटी का है। तो पॉलिटी के इस लेक्चर के साथ हम जुड़ते हैं, जिसमें हम पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, भारतीय संवैधानिक विकास। ठीक, तो चलिए अगर हम बात करें भारतीय संवैधानिक विकास की, तो देखिए भारत की जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी, एक बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। संविधान की जो उत्पत्ति होती है वो शुरू में, जब हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान सबसे पहले अमेरिका ने बना के निर्मित किया था, और उसके उपरांत हालांकि अगर हम और एंशिएंट इंडिया में जाए तो एंशिएंट में ग्रीक और रोमन एम्पायर से मिलते हैं, लेकिन अगर हम आधुनिक काल और आधुनिक लोकतांत्रिक काल की बात करें तो अमेरिका से प्राप्त होते हैं। उसके साथ भारत में प्रारंभ होते हैं इस तरीके के संवैधानिक साक्ष्य जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का आगमन होता है भारत में, और 1773 से लेके, जब 1773 से जो पहला अधिनियम आता है और 1858 तक जिसमें कंपनी का शासन होता है, ईआईसी का, इसे हम ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बोलते हैं। और ये जो दूसरा हमारा भाग होता है 1858 से लेके, वो हमारा जो चलता है 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक, जहां क्राउन का शासन यानी कि महारानी का शासन। ठीक, तो हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे। एक 1773 से लेकर 1858 तक का संवैधानिक विकास, जो भी अधिनियम ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल करने के लिए लाए गए थे, उन पर चर्चा करेंगे। दूसरा भाग हम चर्चा करेंगे क्राउन का, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक, जो कि ब्रिटेन के प्रत्यक्ष कंट्रोल में, यानी कि महारानी विक्टोरिया के प्रत्यक्ष कंट्रोल में भारत में अधिनियम लाए गए थे। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले अधिनियम से, 1773। तो जो 1773 का अधिनियम था उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम रेगुलेटिंग इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो तात्कालिक समय था, उस समय जो ये अंग्रेज थे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत भ्रष्टाचार में लीन हो चुके थे, लोगों से इनाम ले रहे थे, राजाओं से पुरस्कार ले रहे थे। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, और कंपनी को इससे कंपनी को लाभ नहीं हो रहा था, कंपनी घाटे में जा रही थी। इसलिए ब्रिटेन की संसद ने वहां से 1773 में एक कानून पास किया, और वहां की संसद ने एक कारण ये भी था इसको पास करने का कि यहाँ जो आते थे वो बड़े अमीर हो के वहां पे वापस जाते थे, तो सोचते थे कि इन लोगों के ऊपर कुछ कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसलिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। उस रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रमुख प्रावधानों में से पहला प्रावधान था, यहीं से शुरुआत होती है केंद्रीय प्रशासन की। तो सब इस अधिनियम का जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है। अब केंद्रीय प्रशासन का तात्पर्य क्या है? केंद्रीय प्रशासन का तात्पर्य यह है कि एक केंद्र बिंदु से सारी सत्ताओं का बिखराव होगा, यानी कि मान लीजिए ये है पूरा देश, और एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पूरी शक्ति होगी, और उसके साथ ही पूरा उस देश का सारी चीजें संचालित होंगी। ठीक, अब इसको मैं एक मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें, तो उस समय जो था हमारे यहाँ, वो मानो ये भारत हमारा था, ये भारत है, ये उस समय भारत का वो था। तो यहाँ पे क्या था हमारा? यहाँ पे था हमारा मद्रास, और यहाँ पे था हमारा बंगाल। ठीक, और यहाँ पे था हमारा बॉम्बे। तो जो बॉम्बे और मद्रास थे, यहाँ के गवर्नर दोनों के अलग थे, और बंगाल का जो गवर्नर था वो अलग था। तो जो ये 1773 का अधिनियम आया, उसने ये क्या किया कि ये बॉम्बे और मद्रास दोनों के गवर्नर को इनके अधीन बना दिया, यानी कि अब कोई भी निर्णय होगा तो बिना इनकी स्वीकृति, यानी कि जो हमारा गवर्नर है यहाँ पे, इसके अधीन। और इस गवर्नर का नाम गवर्नर न रख के अब इसको गवर्नर जनरल बोल दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, इसके पहले क्या होते थे? गवर्नर। तो यही से होता है केंद्रीय प्रशासन, यानी कि ये जो शासन की शक्ति थी यहाँ पे केंद्रीकृत हो गई, कहाँ? बंगाल में। तो यही से इसलिए कहा जाता है कि इस अधिनियम में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। ठीक, तो क्या हुआ इस अधिनियम में हुआ केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत, और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो पहले गवर्नर बने वो वॉरेन हेस्टिंग बने। ठीक, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्त हुए। ठीक, अब अगला जो हम बिंदु बात करें अगर, तो 1774 में ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1774 में ये पहला जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना होती है। इसमें चार न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है जिनका कि एलिजा इम्फे नाम है, और फिर लिमेंस्टर हाइट नाम के अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्फे, याद रखिएगा, मुख्यतः परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक, इन तीन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। पहला, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत। दूसरा, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया, और जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे उनको किसके अधीन कर दिया गया? जो हमारे कलकत्ता यानी कि बंगाल के गवर्नर थे उनके अधीन कर दिया गया। अब भैया जिसके पास शक्ति आएगी वो कहेगा नहीं जलवा है हमारा, तो उस समय इनकी ये स्थिति आ गई थी कि भैया जलवा है हमारा, कट रहा है रोला। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर।
अब हम बात करते हैं अगले अधिनियम की। जो अगला अधिनियम था वो आता है 1781 में। इसमें ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी नहीं। इसको हम बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से जानते हैं। तो एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, बंगाल जुडिकेचर एक्ट याद रखिएगा, और इसे अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में रेवेन्यू यूनिट की स्थापना हुई थी। रेवेन्यू यूनिट जो राजस्व मंडल थे उनको बनाया गया था। तो परीक्षा में पूछेगा किस अधिनियम के तहत राजस्व मंडलों की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 1781 के अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट, जो बंगाल जुडिकेचर एक्ट। और इसका जो अन्य प्रावधान था वो था कि इसने राजस्व मंडलों का निर्माण किया था। ठीक, अब चलते हैं हम अगले अपने बिंदु पर। अगला बिंदु हमारा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने भारत में जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया वो दोहरी सरकार की नींव रखी। दोहरी सरकार से क्या तात्पर्य है? दोहरी सरकार से तात्पर्य यह है कि प्रशासन को दो स्तर पर चलाया जाए, न कि केवल एक ही पर्सन, जैसे एग्जीक्यूटिव भी एक पर्सन है, लेजिस्लेचर भी एक पर्सन है और विधायिका भी एक ही पर्सन है। तो उस चीजों को डिवाइड किया गया और उसे बोला गया दोहरी सरकार। तो यही इस अधिनियम से, तो प्रश्न में पूछेगा कि दोहरी सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो कैसे दोहरी सरकार बनी? दोहरी सरकार ऐसे बनी कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया। यह कंपनी के व्यापारिक मामलों यानी कि ट्रेड की चीजों को देखता था कि कंपनी क्या व्यापार कर रही है, कितना व्यापार कर रही है, कैसे व्यापार कर रही है। और दूसरा जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये दो तरीके से विभाजित किया गया और दोनों स्तर पर प्रशासन। तो कंपनी का व्यापारिक मामला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की राजनीतिक मामले को कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और याद रखना ये ब्रिटेन में रहती थी, ये बॉडी ब्रिटेन में रहती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वो भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित मामले देखती थी। ठीक, तो ये क्या करते थे? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल लूटते थे कि भारत को कैसे लूटना है। तो ये कौन थे? ये लुटेरे थे, यानी कि ये लूटेगा और ये क्या करेगा? ये यहाँ की राजाओं से कैसे संबंध रखना है, कब युद्ध करनी है, कब संधि करनी है, यानी कि कब कूटना है। तो ये लूटता था और ये ससुरा कूटता था। ठीक, तो ध्यान रखना दो स्तर पर विभाजन किया गया था। दोहरी सरकार 1784 के अधिनियम में दोहरी सरकार की नींव पड़ी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इसका। ठीक, और जो अगला इस प्रावधान था वो आधिकारिक दस्तावेज में जो ब्रिटेन के अभी तक जितना भी जमीन हड़पा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कंपनी के रूप में, उसको किसका बता दिया गया? उसको बता दिया गया कि भारत में वो ब्रिटिश का आधिपत्य, यानी कि वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है। ठीक, तो जो कंपनी की जमीनें थी वो ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आएंगी। पहली बार उसको आधिकारिक दस्तावेज में पुष्ट कर दिया गया। ठीक, इस अधिनियम के माध्यम से 1784 में। ठीक, अब जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए। अब इस यहाँ पर एक दिमाग समझिएगा, वहां पे क्या हुआ 1773 में कि पहले बंगाल और मद्रास को उसके अधीन कर दिया, कलकत्ता यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के, और यहाँ पर एक सदस्य हटा दिया। तो समझिए उसमें निर्णय होता था जिसका ज्यादा वोटिंग उधर ही निर्णय हो जाता था। तो 4 लोग जैसे हैं, तो 4 लोगों में क्या था कि एक गवर्नर, जो गवर्नर जनरल रहेगा वो रहेगा, और 3 अन्य सदस्य होते थे। जैसे एक बॉम्बे का हो गया गवर्नर, और एक हो गया मद्रास का गवर्नर, और एक अन्य सदस्य होता था। ठीक, एक अन्य सदस्य होता था। तो अब एक सदस्य को हटा के केवल 3 ही सदस्य इसलिए किया कि मान लो एक पर्सन ने, गवर्नर जनरल ने कोई नियम पारित करवाना चाहा, ठीक, या कोई नियम लाना चाहा, तो अगर एक व्यक्ति भी इसको गवर्नर जनरल की बात को सपोर्ट कर देगा तो गवर्नर जनरल के पास टाइम वोट होती थी, यानी कि अगर जब टाई की स्थिति आ जाएगी कि दोनों वोट बराबर हो रहे हैं तो गवर्नर जनरल उसको फाइनल वोट देकर निर्धारित कर देगा कि अधिनियम बनेगा तो कि नहीं। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के पास और पावर आ गई, क्योंकि वो कोई भी एक पर्सन उसको वोट कर दे कि हाँ ये अधिनियम ठीक है, और बस टाई वोट वो दे दे, 2 वोट हो गए। तो इसलिए यानी कि अब क्या हुआ, अब गवर्नर जनरल और पावरफुल हो गया, यानी कि केंद्रीकरण क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। शक्ति कहां जा रही है? पूरा एक तरफ होते हुए गवर्नर जनरल के पास जा रही है। तो इसे कहते हैं केंद्रीकरण, बहुत ज्यादा केंद्रीकरण हो रहा है। ठीक, तो ये केंद्रीकरण हुआ था इसके माध्यम से, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या को घटाने के माध्यम से। अगला प्रावधान क्या था? मद्रास और बॉम्बे में जो, अब देखो दूसरा एक और प्रावधान क्या महत्वपूर्ण निकल के आया, जो मद्रास और बॉम्बे थे उनको तो अधीन तो बना ही दिया था, लेकिन अब वो जो युद्ध राजस्व की नीति जो बनाते थे, उनकी जो नीति थी, उनको उस मामले में भी गवर्नर जनरल से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि अब और कड़ा कर दिया कि जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर है उनको और अधीन रहना पड़ेगा किसके? बंगाल के गवर्नर की। तो फिर कहते हैं कौन? फिर वहां के बंगाल के गवर्नर क्या कहते हैं? जलवा है हमारा भाई, जिसके पास शक्ति आएगी वो जलवा तो होगा ही, उसका इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, अब चलते हैं अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम है चार्टर एक्ट 1793। 1793 देखो 4 अधिनियम अभी तक हो गए, 4 अधिनियम 1773, 1781, 1784 और ये हो गया हमारा 1793। 1793 का अधिनियम का जो महत्वपूर्ण प्रावधान था, उसने व्यापार करने के एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए कंपनी के लिए बढ़ा दिया, कि 1793 के बाद से कंपनी, मतलब 73, 1083, 1093 ये अधिनियम 20-20 साल पर आता था। ठीक, चार्टर जो रिलीज होता था वो 20 साल के अंतर पर आता था। तो अगला चार्टर 1993, 1773 के बाद ये आया 1793 में। तो इसने क्या किया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, यानी कि केवल
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी उसको अगले 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक, और जो अगला इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को उनके कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व, अब देखो हम बताए ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते, वो कहाँ है, वो ब्रिटेन में रहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में रहता है और भारत के राजनयिक मामलों को देखता है। ठीक, और भारत के राजनयिक मामलों को वहां से देखता है और वेतन कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। देख रहे हैं, इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में इसका जिक्र किया, इसको जाहिर किया है कि ससुराले किस तरीके से भारत को लूटा है। ठीक, तो ये भारतीय राजस्व के वेतन से अब विदेश में बैठे लोगों को क्या दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है। तो ये इन लोगों की ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन बहिर्गमन की चाल थी इन अंग्रेजों की। ठीक, और ये कब तक चला, ये 1919 तक दिया गया। सोचो 1783 चालू से होकर 1919 से थोड़ी मोड़ी सैलरी नहीं होती थी, बहुत अच्छी खासी सैलरी जाती थी इनको। चलो आगे देखते हैं। अब अगला अधिनियम है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, अब देखो 1813 फिर 20 साल बाद रिपीट हुआ ना, 1813 के बाद 1793 के बाद 1813, 20 साल बाद फिर चार्टर आया। अब इस चार्टर में क्या कहते हैं, इस चार्टर में जो हमारा प्रावधान था, भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसे 20 साल पहले दिया गया था एकाधिकार, अब यहाँ पर जो है कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन दो चीजों में छोड़ के, एक चीन के साथ व्यापार में और एक चाय के साथ व्यापार में। ठीक, एक चीन के साथ व्यापार कर सकती है कंपनी, उसमें कंपनी का एकाधिकार रहेगा, और चाय में कंपनी का एकाधिकार रहेगा। इन दो चीजों में कंपनी का एकाधिकार रहेगा और अन्य चीजों में कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, 1800 चार्टर अधिनियम का पहला। ठीक, और अब इस समय क्या स्थिति हुई, अब भैया ये है, ये क्या है, ये कौन है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कौन है, ये जो सिंघम है ये है ब्रिटेन की महारानी है। ब्रिटेन की महारानी जब ये अधिनियम लाई तो इसका व्यापार करने की शक्ति छीन ली कि केवल अब चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकते हो। तो कहता है चीटिंग करता है तू। ठीक, तो चीटिंग कर रही है इस समय महारानी, तो वो ही बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगला प्रावधान, सबसे पहले बहुत ही मतलब, अब बताइए इतने साल से लूटने के बाद अब जाके ये लोग शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। तो पूछेगा परीक्षा में कि किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था, तो 1813 का अधिनियम, ध्यान रखिएगा 1813 का अधिनियम। ये और जो अगला प्रावधान था इसमें 1813 के अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर बसने और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की खुली अनुमति दे दी गई। ठीक, तो ये जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, पहला प्रावधान क्या था, इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया चीन और चाय को छोड़ के। दूसरा 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने के लिए। तीसरा ईसाई मिशनरियों को भारत में बसने और धर्म प्रचार करने की खुली अनुमति दी गई। चलो अगला प्रश्न, अगला जो हमारा अधिनियम था 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 13, 23 फिर 20 साल बाद, तो आप इस ऐसे 20-20 साल पर ध्यान रखिएगा। और उधर दो को छोड़ के, एक तो 81 में आ गया था, 84 में आ गया था, और उसके पहले 1773 में आया था, फिर किस में आया 1793, फिर 1813, फिर 1833। तो 13, 20, 33। ठीक, तो फिर 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का जो चार्टर अधिनियम का पहला महत्वपूर्ण प्रावधान था वो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था, फिर से उनका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल, अभी तो क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो बने विलियम बेंटिक। ये है विलियम बेंटिक। ठीक, और तो पहला प्रावधान क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। दूसरा प्रावधान क्या था, दूसरा इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान था, भारत में जो दास प्रथा थी उसको समाप्त करने का निर्देश दिया गया। भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का निर्देश 1833 के अधिनियम में, भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का जो निर्देश था वो 1833 के अधिनियम में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछता है परीक्षा में। और जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। यानी कि अभी कंपनी क्या करती थी, चीन और चाय में क्या करती थी, वो व्यापार करती थी, लेकिन इस अधिनियम ने कंपनी के पूरे अब केवल राजनीतिक काम करेगी, कंपनी व्यापार नहीं करेगी। अब कंपनी का व्यापारिक कार्य यानी कि जो कंपनी कमर्शियल बॉडी के रूप में थी उसको एबॉलिश यानी कि समाप्त कर दिया गया, और जो उसकी प्रशासनिक निकाय था उसको कंटिन्यू किया कि आप प्रशासन देखोगे, अब आप व्यापार नहीं करोगे। ठीक, तो कंपनी का प्रशासनिक कार्य केवल किस अधिनियम में चिन्हित किया गया, 1833 के अधिनियम में। यानी कि कंपनी को पूर्ण रूप से, अगर पूछेगा पूर्ण रूप से व्यापारिक कार्यों का समापन कब हुआ, तो 1833 में। ठीक, और जो पूछेगा पार्शियली यानी कि पार्शियली रूप में, तो वो बताना है पिछले वाले 1813 के अधिनियम में। ठीक, प्रशासनिक निकाय। अब जो चौथा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसको, इसी अधिनियम को ऑल्सो नोन है सेंट हेलेना अधिनियम, 1833 के नाम से भी इसको जानते हैं। 1833 का जो अधिनियम है इसे सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। पूछता है कि सेंट हेलेना अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है। ठीक, 1833 का अधिनियम, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब तो जब ये इसका व्यापारिक काम समाप्त कर दिया तो ये फोन करके कहता है तू तो गया रे गोटिया, तू तो गया। तो ठीक है, तो इस समय गोटिया तो गया, यानी कि EIC गया, उसका व्यापारिक काम गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संवैधानिक विकास का जो अगला है इसका महत्वपूर्ण 1833 अधिनियम का, वो विकेंद्रीकरण का अंत। मैंने क्या कहा शुरू में, क्या कह रहा था, विकेंद्रीकरण हो रहा था, यानी कि विकेंद्रीकरण का यहाँ से समापन हो गया। ठीक, क्यों विकेंद्रीकरण जो था यहाँ पे कैसे समापन हुआ, यहाँ पे जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियों को कहाँ पे भेज दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि विकेंद्रीकरण जो था यानी डिसेंट्रलाइजेशन था उसको एकदम से समाप्त कर दिया गया। यानी कि मद्रास और बॉम्बे के पहले किया उनको अधीन बनाया, फिर उनसे क्या किया, युद्ध और जो राजस्व मामले पर नियम बनाता है उसको भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया।
अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बॉम्बे और मद्रास के लिए जो अधिनियम, उनकी जो विधायी शक्तियां हैं उनको भी छीन लिया। तो अब ये क्या हो गया, एकदम अल्टीमेट पावर हो गया, यानी कि एकदम डिक्टेटर। तो ये कहता है झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, झुक के, ठीक, पुनीत चौधरी बन जाता है ये, ठीक, पुनीत सुपरस्टार। अब अगला चलते हैं, जो छठा नंबर बिंदु है वो कहता है जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, अब उनकी जो काउंसिल थी उसमें एक अन्य सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में मैकाले को जोड़ा गया, जो कि एक विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। और प्रथम विधि आयोग का गठन इसी एक्ट के तहत किया गया, यानी कि प्रथम विधि आयोग का गठन जो हुआ था वो 1853 के अधिनियम के माध्यम से किया गया, 1833 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था, क्षमा करिएगा, ठीक, 1833 के अधिनियम के माध्यम से विधि आयोग का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। सातवां जो महत्वपूर्ण है, खुली प्रतियोगिता की शुरुआत इसी अधिनियम से मानी जाती है, लेकिन ये असफल हुआ था मैकाले के विरोध की वजह से, ठीक, मैकाले ने विरोध दर्ज किया था और इसमें खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब अगला पढ़ते हैं 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम का जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो, उनकी परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को करने के लिए अलग अलग निर्धारित कर दिया कि ये विधायी कार्य करेंगे, ये अब यहाँ से देखिए आप फिर से डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया। अभी तक क्या था कि केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एकदम अल्टीमेट पावर था, लेकिन अब यहाँ से विधायी कार्य को अलग होगा और जो क्या कहते हैं हमारा ये कार्यकारी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा वो अलग होगा। तो इस तरीके से कार्य अलग कर दिया गया, ठीक। और जो अगला उसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था, इस अधिनियम से खुली स्वतंत्र रूप से यानी कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसके लिए मैकाले समिति 1854 गठन की गई, ठीक। और जो तीसरा महत्वपूर्ण था, यही कहा था कि वो ब्लैक नवाब्स बनाऊंगा, ब्लैक नवाब्स, ठीक। प्रशासनिक जो प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो प्रशासन में हुआ कि विधान परिषद की सबसे पहले मतलब स्थापना इधर ही हुई, मिनी पार्लियामेंट का गठन किया गया। किसमें? 1853 के अधिनियम में मिनी पार्लियामेंट का गठन किया, जो कि 6 सदस्यीय थी, ठीक। 6 सदस्यीय एक मिनी पार्लियामेंट, यानी कि यहीं से विधान परिषदों का निर्माण होना प्रारंभ दिखने लगता है, ठीक। और जो 20 ईयर का नियम था कि 20 देखो तो 20-20 का अंतर ले लो, एक 81 वाला छोड़ो और एक 84 वाला छोड़ो, ठीक। 1781 और 1784 छोड़ो तो 1773 में आया, फिर 1781 और 1784 को मैंने छोड़ने को कहा, फिर आया 1793 में, 1793 1813, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1853, तो 20-20 का अंतर आया, 81 और 84 दो को अलग से याद रखना, वो भी 17 में, ठीक। तो ये याद रखना कि ये जो 20 वर्ष का अभी नियम था कि 20 वर्ष पर चार्टर रिन्यू होगा, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक। किस अधिनियम से? 1853 के अधिनियम से। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला अधिनियम था हमारा 1858। अब 1858 का अधिनियम इसलिए आता है क्योंकि भारत में विद्रोह हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो प्रशासन था उसके ऊपर पूरी तरीके से लोगों के अंदर असंतोष पैदा होता है और भारत में विद्रोह हो जाता है। और इसी विद्रोह को देखते हुए 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत में आता है और जिसे हम बेहतर सरकार के लिए अधिनियम नाम से भी जानते हैं, इसे एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम को एक ए का मतलब है ऑल्सो नोन एज, ठीक। तो इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, ठीक। कंपनी का जो शासन था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब जो अभी क्या हुआ था वहां पे कंपनी केवल उसका व्यापारिक समाप्त किया, फिर प्रशासन कर रही थी। अब इस अधिनियम में उसका प्रशासन तो देख रहे हो, पहले उसका क्या किया, पैर काटा, फिर दूसरा भी पैर काटा, फिर हाथ काटा, फिर ये इस बार सर ही काट दिया, कहा चलो अब तुम हटो निकलो। अब यहाँ से कंपनी की कहानी एकदम समाप्त कर दिया, कंपनी का पूरी तरीके से समाप्त, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी नहीं समाप्त हुई, याद रखना, कंपनी 1774 में जाके समाप्त होती है, 1858 में इसका 1774 क्षमा करिएगा 1874 में समाप्त होती है। तो जो कंपनी का शासन समाप्त हुआ था 1858 में, और सत्ता जो है वो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथ में दे दी गई, ठीक। अब जो अगला प्रावधान था द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन की जो शुरुआत यहाँ से होती है वो कैसे, इसको जो द्वैत शासन इसके पहले था उसको में दो चीजें थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल चल रहा था और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। तो इन दोनों बॉडी को जो बनाई गई थी उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और दो नए पद का सृजन किया गया। दोहरी सरकार के लिए दो नए पद का, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। और जो वायसराय ऑफ इंडिया था वो क्राउन यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भारत में करता था, यानी कि वो भारत में रहता था और उनका प्रतिनिधि होता था, किसका? महारानी विक्टोरिया का। और जो पहले हमारे बने ये वायसराय वो लॉर्ड कैनिंग बने और इन्हीं ने ही इलाहाबाद में सबसे पहले वो जो रानी का चार्टर आया था ये 1858 का, तो उसको पढ़ा था इलाहाबाद में, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वो बने वायसराय ऑफ इंडिया। और आगे चलते हैं, आगे दूसरा जो पद बना वो भारत सचिव का बना, एक वायसराय का बना, एक भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक। इस नए पद का जो कार्य था वो भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, यानी कि जो भारत का प्रशासन था उसको वो पूर्ण रूप से ये नियंत्रित करते थे भारत सचिव, ठीक। भारत सचिव और जो ब्रिटिश कैबिनेट का ये सदस्य होता था, ये ब्रिटिश में ही होता था, ठीक। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी कि ब्रिटिश संसद में अगर भारत में कुछ होता है तो कल को ब्रिटिश संसद में इसे ही जवाब देना पड़ता था भारत सचिव का, कि भारत के लिए नियुक्त किया गया था इसे, ठीक। और जो अगला इसका
महत्वपूर्ण कार्य था। इसके लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया इसकी सहायता के लिए कि ये 15 सदस्यीय समिति इसकी सहायता करेंगे। ठीक, अब इनकी सहायता के लिए ये 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जो कि एक सलाहकारी निकाय थी, यानी कि वो केवल एडवाइजरी बॉडी थी, केवल सलाह दे सकती थी, उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते थे। ठीक, अब जो अगला वो था इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान कि महारानी विक्टोरिया ने भारत मालिका की उपाधि धारण की। अगला प्रावधान था मुगल सम्राट का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो पूछेगा प्रश्न में कि मुगल सम्राट का पद कब समाप्त किया गया? 1858। भारत मालिका की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने धारण की 1858 में। और जो ये जेम्स विल्सन ने भारत के लिए पहला बजट, यानी कि जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। ठीक, भारत का पहला बजट जिसने पेश किया वो कौन था? जेम्स विल्सन। ध्यान रखना, तो इस अधिनियम का जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको ध्यान रखना, ये अक्सर पूछ लेता है। ठीक, वायसराय और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया इसी अधिनियम में बनाया गया। और जो कंपनी को व्यापार यानी कि पूर्ण रूप से कंपनी को समाप्त, कंपनी के प्रशासन को भारत में 1858 के अधिनियम से समाप्त किया गया। चलिए अगले प्रावधान पर चलते हैं। ठीक, अगला प्रावधान है हमारा 1861 का अधिनियम, 1861 का परिषद अधिनियम, इसे काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, चलो अब देखते हैं। पहला जो इसमें प्रमुख प्रावधान था, कैनिंग ने 1859 में जो विभागीय प्रणाली यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग था उसने एक विभागीय प्रणाली का निर्माण किया और उस विभागीय प्रणाली के अनुरूप ही लोगों को, जो भी वहां के परिषद के सदस्य थे, उनको काम दिया जाने लगा। अब यही आगे कैबिनेट प्रणाली की, आज का जो हम कैबिनेट देखते हैं ना, ये यही से, यानी कि कैबिनेट प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है कैनिंग को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट प्रणाली का जन्मदाता कैनिंग को कहा जाता है। और इसी कैबिनेट प्रणाली के तहत आज सब कैबिनेट मंत्री आप देखते होंगे, किसी के पास रेलवे का विभाग है, किसी के पास स्वास्थ्य का है, किसी के पास सिविल एविएशन का है। तो इस तरीके से यहीं पर ये विभागीय प्रणाली का विकास हुआ था। ठीक, 1861 के परिषद अधिनियम में। और जो दूसरा प्रावधान था, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि जो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 1862 में लॉर्ड कैनिंग को भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई। तो पहली बार इन्होंने 3 लोगों को नियुक्त किया, जो कि पटियाला के महाराजा सर नरेंद्र सिंह थे, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव ग्वालियर के जो दीवान थे, उनको नियुक्त किया गया इस अधिनियम के द्वारा। कौन किया? कैनिंग ने किया। और इस अधिनियम ने किसको शक्ति दी थी? कैनिंग को शक्ति दी थी कि वो नॉन ऑफिशियल यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर को सम्मिलित कर सकते हैं, जो वायसराय की परिषद है। ठीक, अगला जो इसमें था अध्यादेश जारी। अब वायसराय को अध्यादेश जारी करने की वो दे दिया गया, एक शक्ति दे दी गई कि आपातकालीन समय में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक, वो वायसराय के पास था। ठीक, इसी से विकेंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोगों को भी यानी कि भारत के नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया। तो सत्ता का क्या हो रहा है? विकेंद्रीकरण हो रहा है। सत्ता कई लोगों के पास विभाजित हो रही है, यानी कि विकेंद्रीकरण हो रहा है। कई लोगों के पास अगर पावर जाए तो विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता कैसे, पहले हमने बताया कि सत्ता ऐसे जा रही थी, यानी कि एक आदमी केंद्र में था और उसके पास पूरी पावर दे रहे थे ऐसे निकाल निकाल के। लेकिन अब सत्ता कैसे जा रही है? अब केंद्र के व्यक्ति से जो पूरी पावर थी निकाल के सबको ऐसे बाहर भेज रहे हैं। ये पावर इधर जा रही है, ये इधर, ये दे दिया बिहार को, ये दे दिया उड़ीसा को, ये दे दिया यूपी को, ये दे दिया मध्य प्रदेश को। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक, अब देखो विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, 1861 के परिषद अधिनियम से। अब अगला जो प्रावधान है वो 1873 का अधिनियम है। 1873 का अधिनियम क्या कहता है भैया? 1873 का अधिनियम कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी भंग हो जाएगी, मतलब एक बॉडी के रूप में भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। और 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया कि जाओ बाबू, अब तुम्हारा काम खत्म। बहुत लूटा था इसने, बहुत काटा था लोगों को। ठीक, अब स्वरूप बदल गया था, लूटना कूटना चालू था। अब महारानी लूट रही थी, महारानी को यही खल रहा था कि साला पूरा अंग्रेज, प्राइवेट कंपनी थी वो लाभ देखेगी, तो उसने बहुत लूटा, जितना मनाया वो जैसे चाहा वैसे चमड़ा उधेड़ा भारत का। अब इसका दिमाग खराब हुआ महारानी का, अरे यार ये लोग तो बड़ा लूट रहे हैं। तो इन्होंने कंपनी को साइड किया धीरे धीरे, पहले पैर काटा, फिर हाथ काटा, फिर सर काट के, और 1874 में एकदम से इनको हटा दिया। अब कहेंगे कि हम लूटेंगे। अब अगले 100 साल तक, 1947 तक ब्रिटेन की सरकार भारत को लूटेगी। ठीक, 1858 से लेके 1947 तक। ठीक, शासन जो कंपनी का खत्म हुआ था वो 1858 में हुआ था, लेकिन संस्था के रूप में कंपनी कब हुई? 1784 में। ठीक, 1884 में। आगे चलो। अब अगला जो हमारा अधिनियम आता है वो 1892 का अधिनियम आता है। 1892 का अधिनियम क्या कहता है? भारत 1892 का जो परिषद अधिनियम था वो कहता है कि पहली बार भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि पहली बार भारत के लिए जो बजट प्रस्तुत किया जाता था उसमें भारतीय चर्चा कर सकते हैं। ये कैसी चर्चा है भैया? इसमें तो तुम साला हमको न प्रश्न पूछने का अनुमति दे रहे हो, और से तुम हमको मतदान करने की अनुमति दे रहे हो। मतलब वही हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वही बात है इनकी। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे अगला जो प्रावधान था, यहाँ से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती है 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 का परिषद अधिनियम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 का परिषद अधिनियम। अगला हम चलते हैं 1909 का अधिनियम। अब हम 1909 में आ गए। 1909 में अगर हम आ गए तो जिसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मॉर्ले जो थे वो
भारत सचिव थे, मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे, तो इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मॉर्ले मिंटो सुधार इसको इसीलिए कहा जाता है। ठीक, 1909 में आया था, पूछता है, याद रखिएगा। ठीक, अब मॉर्ले मिंटो का जो ये प्रमुख सुधार था, इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। भैया, सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत का मतलब यह है कि जो मुसलमान है उनके लिए पृथक निर्वाचन, यानी कि यहीं से मतलब विभाजन की जो विभीषिका थी यहीं से प्रारंभ होती है, यानी कि विभाजनकारी नीति ही इस मॉर्ले मिंटो ने, और इस मिंटो ने मॉर्ले के लिए एक पत्र लिखा, और उसमें लिख के बताता है कि ये जो हम बीज बो रहे हैं ये सांप के वो दांत हैं जो आगे चलकर ऐसा विष उगलेंगे कि पूरे भारत का विनाश हो जाएगा। ठीक, तो ये इसने पत्र में अपने लिखा था। ठीक, तो अगला जो इसका प्रावधान है वो प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी, कार्यपालिका की जो परिषद थी, ऊपर बांटा गया था, एक कार्यकारी कार्य को और ये विधायी कार्य को अलग किया गया था। तो कार्यकारी परिषद में वायसराय को सबसे पहले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सम्मिलित किया गया था। अनुपूरक प्रश्न, इसके पहले अनुपूरक प्रश्न बजट पर पूछने की चर्चा नहीं थी, नहीं दिया गया था अनुमति, इसमें सदस्यों को अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अनुमति और अधिकार प्रदान किया गया। और जो ये अधिनियम था ये सबसे कम समय तक चला, सबसे कम समय तक इस अधिनियम ने अपना वो किया, और 1919 में फिर एक सुधार हाजिर किया जाता है, जो कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उस समय ये मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत सचिव थे, और ये चेम्सफोर्ड थे वायसराय। ठीक, ये क्या हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में मतलब जो उत्तर प्रदेश प्रांत था, यूपी जिसे यूनाइटेड प्रोविंस, और ये जो एमपी था, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी क्या नाम है, द्वैत शासन की इन जगहों पर शुरुआत हुई। तो इसमें एक आरक्षित विषय बनाया और एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय वे थे जो कि केवल वहां पे केंद्र यानी कि जो वायसराय था वही करेगा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट काम थे अपने पास रख लिया ससुरा, और ये दिखावा बस कि चलो स्वास्थ्य तुम देखो, स्थानीय सुशासन तुम देखो, शिक्षा तुम देखो, यानी कि शिक्षा उच्छा कौन देखेगी, वहां की रीजनल गवर्नमेंट, और जो बढ़िया बढ़िया है उसको ये रखेंगे। तो ये सब दिखावे की मात्र सुधार थे। ठीक, तो यहीं से प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत मानी जाती है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रारंभ होता है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका यानी कि यहीं से संसद का निर्माण होना चालू हो गया है। आप देख रहे होंगे केंद्र में द्विसदन की लोकसभा राज्यसभा जो आज है वो यहीं से शुरुआत हो रही है। राज्य परिषद यानी कि अपर हाउस, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, जो कि अपर हाउस जो कि आज की राज्यसभा है। केंद्रीय विधान परिषद, लोअर हाउस जिसे हम आज की लोकसभा, इसे बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आज की लोकसभा है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारी जो है अपर हाउस है, राज्यसभा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला जो प्रावधान था इस 1919 का, ये चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मतलब दिया गया। किसको किसको दिया गया, ये मताधिकार दिया किसको, सीमित रूप से संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर। पूछता है कि किन आधारों पर ये निर्वाचन के लिए लोगों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए ये मताधिकार प्रदान किया गया था, तो यही आधार थे, संपत्ति कर और शिक्षा। अगला प्रावधान था, भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार, अकाउंटेबल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, पहली बार की अकाउंटेबिलिटी होगी हमारी। बताओ, इतना साल शासन करने के बाद आज जा रहे हैं कि हम अब जिम्मेदारी लेंगे, अब चले जिम्मेदारी लेने, जब पूरा नाश लिए एक तरफ से। तो पहली बार केंद्रीय बजट में प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के माध्यम से, 1919 के माध्यम से। सिख और भारतीय और ईसाई एवं एंग्लो इंडियन लो, 1909 में वो क्या किया ससुरा, मॉर्ले मिंटो आया, वो सांप्रदायिक निर्वाचन में मुसलमानों को अलग निर्वाचन दिया। ये आके उठ के आम उठा के कहा, सिख भाई तुम भी ले लो, भारतीय ईसाई तुम भी ले लो, एंग्लो इंडियन तुम भी अपना अपना अलग अलग वो ले लो। साला बकलोल हो गया क्या, इसका विरोध हो गया, और विरोध में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कह डाला, बिना सूरज का सवेरा इसको बता दिया, और भारतीय कांग्रेस ने इसे कहा निराशाजनक और असंतोषजनक। ठीक, इसका विरोध हुआ अधिनियम का। ठीक, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, यह सबसे विस्तृत अधिनियम था, और अभी तक की जो हमारा भारतीय संविधान है, ये मान लो 50 से 60% इसी का रेप्लिका है। ठीक, तो ये आप मान सकते हैं कि ये जो हमारा अधिनियम है ये बहुत ही विस्तृत था, और भारत के संविधान के निर्माण में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, अब प्रांतों से हटकर द्वैत शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया। जो अभी प्रांतों में चल रहा था द्वैत शासन, वो केंद्र में लागू किया। कहाँ, 1935। तो केंद्र में, प्रांत में अगर पूछेगा तो 1919, और अगर केंद्र में पूछेगा तो 1935। ठीक, अब इसने आरबीआई की स्थापना की 1935 के अधिनियम ने, जो कि साथ में संघीय न्यायालय की भी स्थापना, संघीय न्यायालय और आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम में। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ, यानी कि ब्रिटिश का जो क्षेत्र था और जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो राजा रजवाड़ी वाले क्षेत्र थे, उनको मिलाकर कहा एक संघ बड़ा देश बनाने का इसने प्रावधान किया। ये अधिनियम में बहुत अच्छी बात लगी, मतलब कि चलो भाई अब विभाजन नहीं होगा, एक बड़ा वो बनेगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये विफल हो गया, ये पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इस समय अली जिन्ना लोग एक्टिव हो गए थे, और क्या नाम है, ये सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने क्या नाम है, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग बताया कि ये दोनों अलग समुदाय हैं, और उन्हीं के ही वजह से उन्होंने एक मतलब कि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन के साथ साथ जो 2 नेशन थ्योरी का था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही इसका बीज बोया गया। ठीक, तो और जो अगली बात है इसके अधिनियम की, शक्तियों के त्रिपक्षीय विभाजन, जो हमारे 7वीं अनुसूची देखते हो ना, वो यहीं से आई है।
शक्तियों का त्रिपक्षीय विभाजन यहीं से आया है, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची आज के समय में देखा जाता है। ठीक, पूछेगा प्रश्न ऐसे कि मान लीजिए सिविल सर्विस में एक प्रश्न दे दिया कि चर्चा करें कि भारतीय संविधान किस हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। ठीक, मेंस का एक प्रश्न बन गया। ठीक, और प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि क्या नाम है 7वीं अनुसूची किस अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से। याद रखना, अवशिष्ट शक्तियां जो रिड्यूसरी पावर होती हैं वो हम किसके पास थी, वायसराय के पास थी। रिड्यूसरी पावर वो जैसे 7वीं अनुसूची में 3 स्तर पर है, एक तो केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक कंकरेंट सूची, ठीक, समवर्ती सूची जिसे बोलते हैं, और एक होती है अवशिष्ट शक्तियां, जो कि संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो बची हुई शक्तियां होती हैं वो उस पर केवल केंद्र सरकार वैसे ही इस पर वायसराय नियम बना सकता था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 1835 के अधिनियम का अगला जो प्रावधान था, संघीय बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संघीय के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया, जो स्टेट पीसीएस यूसीएस देख रहे हो ना, इसी अधिनियम के माध्यम से। बर्मा को अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम से। मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस योजना को क्या बताया, इस अधिनियम को पूरी तरह से सड़ा हुआ, पूरी तरह से सड़ा हुआ अधिनियम है। काहे सड़ा हुआ अधिनियम है भैया, और यहाँ पे क्या कह दिया था, जो है कि भारत जो प्रिंसली स्टेट है और वो जो प्रांत है, देशी रियासतें मिलकर एक वो बनाएंगे। पसंद नहीं था भाई। आगे चलो, जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली लेकिन इंजन रहित मशीन बताया। ठीक, अनेक ब्रेक तो है लेकिन इसमें कोई इंजन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम अंतिम में आ ही जाता है। ठीक, 1947 में जो भारत का स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी गई और अधिकार दिया गया कि वो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को 1947 एक्ट के सहित, यानी इसको भी निरस्त कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। जितने भी अभी 1773 से लेकर 1947 तक अधिनियम आए, तो भारत और ये पाकिस्तान अपनी संविधान सभा में इसको निरस्त कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 1947 का अधिनियम भी निरस्त कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, एकदम सोवरेनिटी प्रदान की गई, भारत को पूरा क्या मिल गया, पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ 1947 के अधिनियम से भारत और पाकिस्तान को। वायसराय का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई। ठीक, और जो भारत में गवर्नर जो वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, संविधान निर्माण की दौड़ चालू होती है। वो कैसे, क्योंकि ब्रिटिश की जो पैरामाउंसी थी उसको समाप्त कर दिया गया भाई, यहाँ से स्वतंत्रता मिल गई तो ब्रिटिश का शासन समाप्त हो गया और रियासतों को 3 विकल्प दे दिए गए। अब यही विभाजन, यही सबसे खराब अधिनियम का ये वो था पहलू, जिसमें क्या हुआ कि एक विकल्प दिया कि जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, दूसरा जो पाकिस्तान में शामिल, और तीसरा जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यहीं से हमारे कश्मीर की, जूनागढ़ की, हैदराबाद की कहानी चालू होती है और यहीं से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का आधा भाग यहीं से आता है हमारे। ठीक, और यहाँ अगला जो इसमें था कि अब नए संविधान बनाकर तैयार नहीं हो जाते, यानी कि जब तक भारत और पाकिस्तान दोनों नया अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक उन दोनों का जो प्रशासन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप ही चलेगा। तो अब यहाँ से दौड़ होड़ मचती है किसकी, कि क्या नाम है कि अब संविधान बना जाए। तो 1946 में जो चुनाव होते हैं, संविधान सभा का निर्माण होता है और आगे चल के संविधान पर चर्चा होती है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं और हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। अब इस संविधान की दौड़ को हम अगली कक्षा में आपके सामने पूर्ण रूप से संविधान सभा का गठन, संविधान सभा पर जो महत्वपूर्ण विषय थे उन पर क्या चर्चाएं हुई, अंतरिम सरकार के बारे में, और जो हमारे अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, इन सब पर गहनतापूर्वक से चर्चा करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।